नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा पर। तो मैं धीरेन्द्र भट्ट आप लोगों को बताऊंगा कि रीजनिंग के अंदर आप कैसे अपनी तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब की। जैसे कि आपको बैंकिंग का LIC, मेनली बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, जो इनकी रीजनिंग आपकी रहती है एग्ज़ाम की, वो मोर ओवर एक ही जैसी रहती है। तो आपके पास सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो प्रीलिम्स के अंदर आपके पास आते हैं 35 क्वेश्चन, टाइम रहता है आपके पास 20 मिनट और मार्क्स रहते हैं 35। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न का वेटेज आपके पास 1 मार्क्स है। यहाँ पर आपके पास जो कट ऑफ रहती है वो सेशनल कट ऑफ रहती है कुछ एग्ज़ाम में, और कुछ एग्ज़ाम में वो सेशनल कट ऑफ नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें SBI की, तो SBI में आपने देखा होगा कि आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ है। SBI में आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ है, यानी कि आपकी कोई सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। बट इसको अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम आप देखें, IBPS, RBI, NABARD, LIC, NIACL, आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे इस सेक्टर में, उन सब में आपकी कुछ ना कुछ सेशनल कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं प्री के अंदर, और वेटेज इनका क्या रहेगा आपके पेपर में। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके पास जो है वो है बेसिक स्टार्ट अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंस है वो क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर का वेटेज एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है आपका क्लर्क में। आप ये कह लीजिए कि 5 क्वेश्चन कम से कम आपके यहाँ पर आएंगे क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में। अगर हम आगे बढ़ें तो सेकेंड नंबर पर वहीं हमारे पास आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारे खुद के निजी जीवन में भी। आप खुद देखिए, इस चीज़ की शुरुआत सबसे पहले हमसे खुद होती है, हमारे जेब से। आप सबके पास अपना एक मोबाइल होगा। आप अपने मोबाइल में अपने घर के नंबर कैसे सेव करते हैं? आप कॉमन सा एग्जाम्पल है, पिताजी आपके एक ही हैं, पर आपने वही नंबर अगर उनके पास 2 या 3 है तो आपने पापा 1 या पापा 2 करके लिखा होगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति वो एक ही हैं, पर उनके नंबर 2-2 हैं। तो आप उसे कैसे पहचाने कि वो आपके पापा का कौन सा नंबर है? इसके लिए आपने उसको कोडिंग दी है 1 और 2। तो यहाँ पर क्योंकि एक हाई लेवल एग्जाम है आपके पास, तो यहाँ पर इन्हीं तरीकों से आपके पास और हाई कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड टॉपिक की हम बात करें तो तीसरा है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका मतलब दिशा और दूरी। पेपर में आप क्वेश्चन देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन सिंपली डायरेक्शन के ऊपर आता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस बतानी पड़ती है। जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा होगा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, और कहीं पर आप पाएंगे केवल ऐसा क्वेश्चन कि फलाना व्यक्ति फलानी जगह से फलाने पॉइंट पर पहुंचने पर किस दिशा में है। क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आ सकता है और दोनों चीज़ों को मिला करके भी आ सकता है। हम आगे बढ़ें तो हमारे कोर्स का चौथा टॉपिक प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है ब्लड रिलेशन। ये वो रिश्ते हैं सारे जो कि आपकी मातृक साइड से या पैतृक साइड से, जिसे हम कहें मैटरनल या पैटर्नल, मम्मी या पापा की साइड से लगने वाले जो भी रिश्ते हैं आपके, वो सब इस चैप्टर के अंदर आपके पास आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि जैसे हम देख रहे हैं आजकल कि रिश्ते काफ़ी मिटते जा रहे हैं देश में, तो रिश्तों को कायम रखने के लिए ये चैप्टर हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। हम पहचान पाएंगे कि लोग हमारे क्या लगते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो पांचवा जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, महत्व है। मान लीजिए आप जैसे एग्जाम देते हैं तो आप बोलते हैं कि आपकी क्लास में रैंक आई है 3री या 4थी, तो यहाँ पर आपका क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको आपकी रैंक बताई जा रही है। या फिर मैं कहता हूँ कि भैया आप कहीं पर एक सिलेंडर लेने की लाइन में खड़े हैं, तो आप आगे से चौथे हैं कतार में या पीछे से 7वें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपका एक रैंक बताया जा रहा है कि आप कितना वेट करें कि आपका नंबर आ जाए, कितने टाइम बाद आपका नंबर आए अप्रॉक्सीमेटली। तो ये चैप्टर आपके पास है ऑर्डर एंड
रैंकिंग। इसके अंदर आपके पास आगे 2 सब पोर्शन और हैं, वो सब जैसे हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका छठा, इसका नाम है इनइक्वालिटी, जिसका मतलब असमानता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रखता है आपका प्री में और मेंस में। आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे प्री के अंदर, एसबीआई में भी और आपके पास आरबीआई में भी, आईबीपीएस में भी, चाहे आप क्लर्क दें चाहे आप दें पीओ। अगला टॉपिक है आपके पास सिलॉजिज्म, जिसे शॉर्ट में हमने सुना है सिलॉक्स और हिंदी में इसका नाम है न्याय निगमन या न्याय प्रेषक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसा चैप्टर जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। अगर हल्का भी आपने अपना दिमाग इस पर लगाया रियलिटी के हिसाब से तो ये प्रश्न 90 से 95% आपका गलत चला जाएगा। तो इस चैप्टर को हमें काफ़ी बारीकी से समझना है, क्योंकि ये बनता है अपने खुद के रूल्स और वेन डायग्राम पर। बात करें वही इसके इंपॉर्टेंस और वेटेज की, तो अगेन इसका वेटेज 3 से 4 मार्क्स का आपको मिलेगा, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे प्री में और मेंस में। बढ़ते हैं हम अपने महाभारत की ओर, या अपना प्रीलिम्स का कह लीजिए आपका ब्रह्मास्त्र। तो ये लास्ट जो आपके पास टॉपिक है ये है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। आप खुद समझ जाएंगे मैंने इसे ब्रह्मास्त्र क्यों कहा है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर के जो 7 टॉपिक है इन सब से मिला करके अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा तो 35 में से आपके हार्डली 15 क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। इन 7 टॉपिक से आपके पास 15 क्वेश्चन बनेंगे और अकेला 20 क्वेश्चन का जो वेटेज ले जाएगा वो ये 8वां टॉपिक लेके जाएगा आपका। मेरे 20 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ मिनिमम 4 प्रश्न रहेंगे, मिनिमम 4 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें से एक आप कह लीजिए सिटिंग का रहेगा और आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे पजल के। अगेन बात वही कि सर आपने कहे 4 क्वेश्चन रहेंगे और आप लिख रहे हैं 20 क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं हर क्वेश्चन के पीछे आपके पास 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में। हर क्वेश्चन के पीछे मिनिमम 5 सब क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो ये आपके पास पूरा का पूरा प्री का, ये पूरा का पूरा आपके पास प्री का जो है एक प्रारूप है, एक प्रीफेस है आपके पास। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पर आपके पास 5 सब क्वेश्चन और यहाँ पर पजल में आपके पास 3 क्वेश्चन के ऊपर 15 सब क्वेश्चंस। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास करिकुलम है हमारे प्री का। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं और मैं आपको बताऊं आपका कहीं पर भी ये वैरी नहीं करेगा। बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं, जैसे कि 2018-19 में एक बार देखने को मिला था, बच्चों का डाउट आया था कि सर मशीन इनपुट प्री में आ गया था। बिल्कुल मैं मना नहीं करता हूं, प्री में मशीन इनपुट भी आ सकता है आपका, बट वो जो उसका लेवल होगा वो इतना आसान होगा कि अगर आपने ये 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं तो समझ लीजिए आपका मशीन इनपुट अपने आप सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की ओर, क्योंकि एग्जाम में प्री निकालना ही हमारा मकसद नहीं। जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, मतलब मेंस, और अगर हम पीओ लेवल का कोई अपना एग्जाम देते हैं मतलब कि इंटरव्यू, तो तब तक हम एक सफल विद्यार्थी माने नहीं जाएंगे। तो देखिए मेंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस में आपके पास क्लर्क और पीओ दोनों लेवल पर आपके पास अलग क्वेश्चन आएंगे और अलग उनका वेटेज रहेगा, लेकिन टाइम दोनों में सेम रहेगा। अगर बात करें क्लर्क की तो मैंने लिखा है मेंस में आपके पास क्लर्क के अंदर 50 क्वेश्चन जिनका वेटेज होगा 60 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगी 1 घंटा यानी 60 मिनट। इंडिविजुअली आपको जो भी टाइम लिमिट अलॉट होगी मेंस के अंदर उसमें से अकेला 1 घंटा आपका रीजनिंग का है। आप ये समझिए 2 घंटे 40 मिनट का पेपर आपका क्लर्क का मेंस चलता है और उसमें 4 सेक्शन आपके आने होते हैं। उन 4 सेक्शन में से अकेला एक सेक्शन रीजनिंग तर्क शक्ति आपका 60 मिनट लेके जा रहा है 2 घंटे 40 मिनट में से। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है आपके लिए। बात करें हम पीओ की तो पीओ के अंदर वहीं पर हमारे पास 5 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, 45 क्वेश्चन। आपके मार्क्स अगेन सेम रहेंगे 60 मार्क्स और टाइम भी सेम रहेगा आपका 60 मिनट। मैं आपको बता दूं अगर क्लर्क के हिसाब से बात करें तो इनका वेटेज सेम रहता है,
कहने का तात्पर्य, अगर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का वेटेज कितना जा रहा है, 1.2। कितना जा रहा है, 1.2 मार्क्स। वहीं पर आपके पास मेंस में IBPS के लिए अलग पैटर्न फॉलो होता है, SBI के लिए अलग पैटर्न फॉलो होता है। जैसे लेटेस्ट लास्ट ईयर 2019 में SBI ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा था कि जो उनके मार्क्स रहेंगे वो इंडिविजुअली सारे मार्क्स इक्वल रहेंगे। कहने का तात्पर्य, आप 60 को विभाजित कर लीजिए 45 से, जितना भी आपका वेटेज आ रहा होगा 1.3 समथिंग नियर अबाउट, उतना आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। वहीं IBPS में क्या होता है, IBPS में आपके हर क्वेश्चन के आगे उनका वेटेज लिखा हुआ आता है। ये काफी अच्छी एक बात है IBPS की कि वो आपको ये बता देगा कि आप कौन से प्रश्न पकड़ें। अगर मान लीजिए 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपसे पहले बन रहा है तो भाई कम समय लगा करके आपने 2 मार्क्स गेन कर लिए। और वहीं पर अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने 20 क्वेश्चन कर दिए, नंबर आपके अभी भी कितने आ रहे हैं, 20, पर वहीं एक व्यक्ति ने उन्हीं 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन केवल किए हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के किए हैं। तो देख लीजिए, अगर 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के वो करता है तो वहां पर वो 20 मार्क्स अर्जित करता है, और अगर आप 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स से कर रहे हैं तो आप भी 20 कर रहे हैं। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज का है। देख लीजिएगा नंबर क्या है उसके आगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने कोर्स कंटेंट की ओर। यहाँ मोटे मोटे आपके पास 7 टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें, 7 टॉपिक हमारे पास हैं हमारे मेंस के कंटेंट के अंदर। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग बिल्कुल ये नहीं होता कि जो प्री में आपका आ गया है वो मेंस में नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं, प्री के अंदर आया हुआ जो भी टॉपिक है वैसा ही टॉपिक आपको मेंस में मिलेगा, बट केवल फर्क ये रहेगा, वो रहेगा एडवांस फॉर्मेट में। सारे क्वेश्चन आपके एडवांस फॉर्मेट में रहेंगे। अगर आप यहाँ पर एक सिंपल कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे तो आपको यहीं पर वो मिल जाएगी, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, स्पेशल पैटर्न पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक हाई पजल फॉर्मेट क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां आप ये कह लीजिए कि डायरेक्शन को किसी सिंबल से दर्शाया गया होगा, डिस्टेंस को किसी और वैल्यू से दर्शाया गया होगा, और समवट बीच में कहीं ना कहीं रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में आपका वो क्वेश्चन बनेगा। जितना भी लेटेस्ट पैटर्न पर आपका चल रहा है एग्जाम, वो सारा का सारा आपको यहां पर बताया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन का क्या सीन पाया गया है। ब्लड रिलेशन का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है पिछले 2 सालों से, मींस 2018 और 2019, तो हमने ये देखा है कि ब्लड रिलेशन वहां पर सिटिंग के साथ मर्ज आ रहा है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल अरेंजमेंट और इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अरेंजमेंट। हल्का सा आपको प्रारूप दे दूं मैं, मतलब इस तरह का एक प्रश्न कि 7 बंदे कतार में बैठे हैं, 7 बंदों के अल्फाबेटिकली नाम दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि हर एक व्यक्ति फलाने व्यक्ति से किसी ना किसी प्रकार संबंधित है। और फिर आपके पास आगे लाइन बढ़ेगी कि ए अपने पिता के तीसरे दाएं बैठा है, ए की बेटी अपने पिता से बाएं जो बैठी है, तुरंत बाएं या दूसरा बाएं या तीसरा बाएं, जो भी आपका प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहां फर्क क्या रहता है, यहां फर्क ये रहता है कि यहां आपके पास ऐसे केस आप पाएंगे प्री में कि आपने पेंसिल उठाई और अगर आप लैंग्वेज समझ गए हैं, अगर आप हिंदी इंग्लिश भाषा जानते हैं, तो आप सिंगल एक टच में फिनिश कर देंगे प्री के अंदर आया हुआ कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी पजल। रेयरली ऐसा कोई चांस होता है कि आपकी 2 पॉसिबिलिटी खुलें, बहुत कम ऐसा अब देखने को मिल रहा है कि प्री में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आधा पर्सन अंदर है आधा बाहर, या कुछ अंदर या कुछ बाहर। इस तरह का क्वेश्चन फिलहाल आपका कोई भी SBI, IBPS, LIC जो भी आप एग्जाम भर रहे हैं, कोई भी इस पैटर्न को अभी फिलहाल फॉलो नहीं कर रहा। तो ये चीजें देखने को कहां मिलेंगी, ये मिलेंगी हमें मेंस के अंदर, जहां हमारे पास पैरामीटर बढ़ जाएंगे। कोई व्यक्ति, उसके साथ उसकी ब्लड रिलेशन आ गई है, उसके साथ उसका आपका हॉबी आ गया है, उसके साथ उसका डेजिग्नेशन आ गया है, और फिर वो कहीं बैठाया गया है अंदर या बाहर देखता हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे किसमें, मेंस के अंदर। अब हम बढ़ जाएं इसके आगे के 3 टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक हो सकता है आपके लिए नए हों, और ये टॉपिक आपको एक्सक्लूसिवली हम कह लें, मतलब पृथक रूप से अगर कह लें, तो मेंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक कौन से हैं, ये टॉपिक हैं आपके पास डेटा सफिशिएंसी, अगला टॉपिक है मशीन इनपुट, और लास्ट टॉपिक है आपके पास क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग।
आपको बता दूं, डेटा सफिशिएंसी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही आसानी से मार्क सिक्योर करने वाला टॉपिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने पीछे प्री के जो भी 8 टॉपिक पढ़े हैं, आप ये समझ लीजिए ये उन सब का सार है। अगर आपके ये क्लियर, तो आपको इसको करने में बहुत मजा आएगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और तीनों प्रश्न आपके सही हो जाएंगे अगर आपके ये स्टार्टिंग के 8 क्लियर हैं। साथ ही साथ हम बात करें आगे मशीन इनपुट की, तो मशीन इनपुट आपका मेंस में 95% चांसेस रहते हैं इसके आने के। 95% आते हैं, मैं ये कहूँगा। हार्डली कभी कुछ ऐसा होता है जैसे अब की बार हो गया। अब की बार आपके पास IBPS क्लर्क के मेंस में नहीं आया। बच्चों का रिव्यू ये है कि IBPS क्लर्क के मेंस में अब की बार ये नहीं आया, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपका SBI क्लर्क का मेंस होने वाला है नेक्स्ट मंथ। RBI असिस्टेंट का मेंस आपका होने वाला है। स्कोर कार्ड आपका आ चुका है रिसेंटली, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 95 to 100% चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट बात की जाए क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। ये है कैसा टॉपिक, अगर आप देखेंगे जैसे हाई लेवल के एग्जाम आपके जैसे कि कैट, UPSC के अंदर CSET, तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लुक आफ्टर करेंगे अपने टॉपिक के साथ, आपका पर्टिकुलर पार्ट के हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ाते हुए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि यहाँ पर आपके सारे के सारे जो भी टॉपिक होंगे वो कंप्लीट कराए जाएंगे, एक प्रॉपर पैटर्न पर कराए जाएंगे, प्रॉपर मैनर में कराए जाएंगे। आप सबसे बस मैं इतना सहयोग चाहूँगा कि आप सब कंटिन्यू उस चीज़ को फॉलो करते रहें। जो चीज़ आ जाएगी उस चीज़ का अगला पार्ट आपको नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगा, और मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आप खुद पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप प्री में 35 में से अबाउ 30-35 तक आप स्कोर कर सकते हैं। आई कंप्लीटली एश्योर यू, बशर्ते मुझे आपका सहयोग चाहिए रहेगा। आप कंटिन्यूस चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, यही मेरी आपसे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं आगे आने वाले सेशन।